चलो तो अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके डिस्कवरी और जो एक सीरीज ऑफ इवेंट हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, एटम्स के अंदर क्या इनका अरेंजमेंट है, वो सब इसके अंदर डिस्कशन होगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि डेल्टन्स एटॉमिक थियरी सबसे पहले आया था। एंड डेल्टन्स एटॉमिक थियरी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस स्मॉल और टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। और एटम्स डिवाइड नहीं हो सकते, एटम्स डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन आ गया, एटम्स डिवाइड हो गए। और डिवाइड होने के बाद हमें पढ़ना पड़ा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम्स के अंदर बेसिकली क्या रहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमें जो मेजरली डिस्कस करना होता है वो 3 ही होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो किया था जे थॉमसन ने। कितने किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इन कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, इन कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में इसका डिस्कवरी हुआ था। कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? तो बेसिकली एक सिंपल ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है तो होता है, और एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसके अंदर जब गैस को आयोनाइज किया गया तो देखा गया कुछ पार्टिकल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। कैसे देखा गया? तो यहाँ पे एनोड की तरफ एक छोटा सा होल करके इसके पास फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? फ्लोरेसेंट मटेरियल, जिस पे कोई भी चार्ज पार्टिकल टकराता है तो उस पर लाइट स्पॉट जनरेट होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ यहाँ से नेगेटिव से ट्रेवल कर रहा है और वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि ये कैथोड से नेगेटिव से ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को दूसरे रूप में नाम देते हैं कैथोड रेज। क्या नाम देते हैं? कैथोड रेज। एंड ऑब्वियसली ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाला गया। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला गया। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास का रेशियो बाद में निकाला गया जे थॉमसन के द्वारा, वो था 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बाकी के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में निकलना स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में। इसको कैथोड रेज भी बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इसके चार्ज बाय मास रेशियो इतना डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा जो इसके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। आप कोई भी गैस आयोनाइज करोगे, जो फंडामेंटली चार्ज पार्टिकल है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसका मास, उसका चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा। इसके बाद जब मास अपॉन चार्ज अपॉन मास का रेशियो आ गया था, इसके बाद मिल्किन साहब ने चार्ज की डिस्कवरी कर दी कि फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। उन्होंने फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू जो डिस्कवर किया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है बाय फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और जब इस चार्ज को हमने पुट किया तो अपने पास इलेक्ट्रॉन का मास भी आ गया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा कितना आता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। सेकेंड जो अपना सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन को बेसिकली हम P+ या H+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, P+ या H+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने एंड रदरफोर्ड ने। इनका भी नाम आता है गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड ने। ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, टोटली अपोजिट होते हैं। उसी कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में एक परफोरेटेड प्लेट लगाया गया। क्या लगाया गया? परफोरेटेड प्लेट लगाया गया, जिससे प्रोटॉन डिटेक्ट हुए, और इनको हम कैनाल रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैनाल रेज बोलते हैं, एनोड रेज नहीं, कैनाल रेज बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रोटॉन के चार्ज का, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इस चार्ज की वैल्यू भी फंडामेंटल चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का जो मास डिस्कवर किया गया, मास ऑफ प्रोटॉन आता है 1.627 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आता है। कितना आता है?
672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आता है। और जो इसके पास इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो नेचर है, इट्स नेचर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। इट्स नेचर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। कैसे? तो अगर आप हीलियम गैस को आयनाइज करते हो, अगर आप प्रोटॉन हाइड्रोजन गैस को आयनाइज करते हो, तो जो प्रोटॉन का फंडामेंटल मास होता है वो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसका बिहेवियर, उसका मास, उसका चार्ज, सब कुछ क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। हालांकि हम फंडामेंटली प्रोटॉन को किस नाम से जानते हैं, H+ के नाम से, लेकिन ऐसा नहीं है कि H+ ही प्रोटॉन होगा, बाकी लोगों में प्रोटॉन होता ही नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि गैस के नेचर पे प्रोटॉन का नेचर भी डिपेंड करता है। जो चार्ज होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सालों तक ये माना जाता रहा कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल मास कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास जब निकाल रहे हैं वो एटम के मास से बहुत कम है। इसका मतलब कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी कुछ होता है। और उसके बाद डिस्कवरी किसकी हुई, न्यूट्रॉन्स की। किसकी? न्यूट्रॉन्स की। इसको किया था जेम्स चैडविक ने। किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने। एक बेरिलियम का शीट लिया था। इस बेरिलियम के शीट के ऊपर किसका बम्बार्डमेंट किया था? अल्फा पार्टिकल्स का। किसका? अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया था। अल्फा पार्टिकल हम सब जानते हैं क्या होता है, हीलियम 2+ होता है। डबली आयोनाइज्ड हीलियम 2+ को, हीलियम को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। जब यहाँ पे आयोनाइज किया तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। कैसे थे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हालांकि उनके पास कुछ ना कुछ मास था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो पार्टिकल निकले, इनको नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। अब ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल है तो नाम देंगे, यहाँ पे चार्ज होगा, क्या होगा? 0। और इसका जो मास है वो स्लाइटली हायर देन प्रोटॉन होता है। ये लगभग हम लिखते हैं 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमने जान लिया। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन कभी कभी जरूरत पड़ता है तो पूछा जाता है। आप सबको पता है कि जो किलोग्राम में मास है उसको हम AMU में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट उसको आप जैसे ही जो भी अपना 1 AMU होता है वो किसमें समझाया था? 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अगर आप इसको AMU में कन्वर्ट करोगे, मतलब एवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 0.00054 AMU। AMU में इसका ये मास होता है। ये भी समझाया है। प्रोटॉन का मास करोगे तो 1.00727 AMU होता है। और यहाँ पे करोगे तो आएगा 1.00866 AMU। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कौन है, तो क्या नाम देंगे हम? न्यूट्रॉन सबसे हैवीएस्ट है। क्लियर? तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इसके बाद क्वेश्चन आया। पहले तो ये था कि एटम्स के अंदर कोई होता ही नहीं है। सबसे फंडामेंटली टाइनी पार्टिकल्स कौन होते हैं? एटम्स। उसके अंदर कौन नहीं रहता है? तो यहाँ पे उसके बाद से है कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं तो इनका अरेंजमेंट कैसे है, इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कैसा होगा, प्रोटॉन कैसा होगा, न्यूट्रॉन कैसे होगा। तो उसके बाद यहाँ पे शुरू हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मॉडल प्रोड्यूस किया गया था वो था थॉमसन मॉडल, जिसको हम सब प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल से बोलते हैं। इन्होंने सिंपल 2-3 लाइन बोला था कि जो एटम होता है वो एक स्फेरिकल पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनसाइड द एटम एम्बेडेड रहते हैं। कैसे रहते हैं? एम्बेडेड रहते हैं इनसाइड द एटम, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है। और ये पूरा का पूरा एटम स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ऐसा उनका 2 स्टेटमेंट था कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अंदर एम्बेडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और एक गलती उनसे हो गया, इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा जो एटम है उसके अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा। कैसा रहेगा? मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। और यही स्टेटमेंट गलत प्रूफ कर दिया इनके स्टूडेंट ने। उनका नाम क्या था? रदरफोर्ड। तो इसके बाद रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट कर दिया। क्या किया था रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट? उन्होंने सबसे पहले लिया गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस कितनी थी? 100 नैनोमीटर या पिकोमीटर? 100 नैनोमीटर। यहाँ पे इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर
बहुत कम थिकनेस वाले गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा दिया। किसका? अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा दिया। और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व करा। तो इन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो जा रहे थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से क्या हो जा रहे थे? डेविएट हो जा रहे थे। एंड वन पार्ट आउट ऑफ एवरी 20,000 पार्ट क्या हो रहा था? रीबाउंड हो रहा था। जैसे जा रहा था वैसे ही वापस आ जा रहा था। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो सिर्फ 2-3 बातें ही हमें खास ध्यान रखनी है। सबसे पहला उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के 3 ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ? रीबाउंड हुआ। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? कि एक पार्ट, वन पार्ट आउट ऑफ एवरी 20,000 पार्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था? रीबाउंड हो रहा था। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। क्या कंक्लूजन दिए? कि अगर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहा है, इसका मतलब कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, वो खाली है। पूरा का पूरा जो एटम है उसके अंदर हर जगह मास यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसा कि थॉमसन में बोला गया था, उन्होंने बोला कि मैक्सिमम पार्ट तो खाली है, और यहीं पे ये थ्योरी रिजेक्ट हो गया। सेकंड, अगर कुछ पार्ट डेविएट हो रहे हैं, दैट मींस कि जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो प्रोटॉन है, आप देख सकते हो वहां पे बोला गया था, यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल में बोला गया जो प्रोटॉन है वो कहीं कहीं पैकेट्स के रूप में प्रेजेंट होगा। किसके रूप में? पैकेट्स के रूप में। प्रोटॉन को भी बोला गया कि पैकेट्स के रूप में प्रेजेंट होगा। और इसी वजह से जब हीलियम जा रहा है तो हीलियम पे चार्ज कैसा है? प्लस। प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज कैसा है? प्लस। तो प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन, और उससे क्या होगा? वो डेविएट हो जाएंगे। थर्ड जो बोला गया, थर्ड पॉइंट यहां पे बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, या इन शॉर्ट जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो टोटल मास का मैक्सिमम हिस्सा होता है, 99.99% हिस्सा किसी भी एटम के मास का होता है, किसके पास रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, नेग्लेजिबल है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो टोटल मास है, मतलब जो टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, वो एटम के सेंटर पे होंगे। किस पे होंगे? सेंटर पे होंगे, जिसको क्या नाम देंगे हम? न्यूक्लियस। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, जिनको हम दूसरी भाषा में न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ये था उनका कंक्लूजन। तो 3 ऑब्जर्वेशन थे, 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे 3 इनका क्या आ गया? कंक्लूजन। और लास्ट में उन्होंने दिया रिजल्ट। क्या दिया? रिजल्ट। तो उन्होंने क्या बोला? आफ्टर ऑल पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने सीधा बोल दिया कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो एक एटम स्पेरिकल बोल सकते हो स्ट्रक्चर का है, शेप का है। उसके अंदर जो पूरा का पूरा मास है, मतलब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, वो कहाँ रहते हैं? सेंटर पे रहते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के किनारे किनारे सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम। लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम, वहीं पे इनका लिमिटेशन आ गया। क्या आ गया? लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन आ गया? तो यहां बोला गया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल अगर रिवॉल्व करता रहता है तो उसके पास एनर्जी कहां से आएगा? अगर वो रिवॉल्व होगा तो उसमें से कंटिन्यूसली एनर्जी बाहर जाएगा। एनर्जी बाहर होगा तो उसका ऑर्बिट क्या होगा? श्रिंक। और धीरे धीरे वो कहां गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको समझाया था, इट टेक्स ओनली 10⁻⁸ सेकेंड फॉर एनी इलेक्ट्रॉन टू स्पाइरल डाउन इनटू द न्यूक्लियस। वो तुरंत न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो यहां पे ये पूरा लिमिटेशन देखते हुए रदरफोर्ड मॉडल में एटम्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। क्या एक्सप्लेन नहीं हो पाया? एटम्स की स्टेबिलिटी। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ठीक है, एटम स्फेरिकल होता है, जो पूरा का पूरा मास है वो कहाँ रहता है? न्यूक्लियस पे, बोले तो सेंटर पे, जिसका साइज बहुत छोटा होता है। इनफैक्ट इन्होंने एक्सप्रेशन भी दे दिया था कि अगर आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने जाएं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने जाएं तो कितना होगा? R इज इक्वल टू समथिंग R0 इंटू A⁻⁴ इन्होंने बोला था कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम्स टू 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ क्या है? एटम है। और आप यहां से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी निकाल सकते हो। R इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R0 एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी होता है। फर्मी मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन। इसको सिर्फ याद रखना है कि हाँ, रदरफोर्ड मॉडल में ऐसा कुछ बोला गया था।
और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन उसके पास हमें नहीं जाना है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से डेविएट हुए, उसका भी हम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या सारे के सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होते हैं? नहीं, कुछ अल्फा पार्टिकल पहले ही रुक जाते हैं, जिसको हमने आई थिंक आपने सुना होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। वो कुछ दूर पहले ही क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उनकी एनर्जी जीरो हो जाती है। तो ये सब उनके कंक्लूजन में था। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिर्फ ये समझ लिया रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशंस किए थे, क्या कंक्लूजन्स दिए थे और क्या रिजल्ट आया। अब इस लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर बोर मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया। क्या इंट्रोड्यूस किया गया? बोर मॉडल। तो नील बोर्स ने यह एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि एटम कैसे स्टेबल होता है, और इन्होंने दो पॉस्टुलेट्स को उस समय यूज किया था, दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को इन्होंने यूज किया था। पहला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो था वो था ड्यूअल नेचर का। किसका? ड्यूअल नेचर का। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट था वो था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का। किसका? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो बोर मॉडल ने दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को यूज किए थे, तो उसको पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहला इन्होंने यूज किया था डेवलपमेंट, वो था ड्यूअल नेचर। अब ड्यूअल नेचर क्या होता है? ड्यूअल नेचर का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या होता है? जब भी कोई चार्ज बेटा सर्कुलर मोशन में घूमता है, किसमें घूमता है? सर्कुलर मोशन में, तो दो टाइप की फील्ड डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल से एनर्जी वेव के फॉर्म में रिलीज होता है। इसको क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहां पे ये प्रूव हुआ था कि इसके पास ड्यूअल नेचर होता है। नील बोर्स ने भी यही पॉस्टुलेट्स वहां पे कॉपी करने का ट्राई किया, बोल सकते हैं उस बेसिस पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, कॉपी तो नहीं बोल सकते। क्या एक्सप्लेन करने का ट्राई किया? इलेक्ट्रॉन के पास भी ड्यूअल नेचर हो सकता है। तो पहले अभी हमें ड्यूअल नेचर के बारे में जानना चाहिए कि ड्यूअल नेचर में क्या क्या हो सकता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर कैसे होगा या वेव नेचर कैसे होगा और हमें कैसे मालूम चलेगा? ध्यान समझना। थॉमसन मॉडल में हमने समझ लिया क्या हुआ, रदरफोर्ड मॉडल में हमने समझ लिया क्या हुआ, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हुई, और ये सब जो बोल सकते हो लिमिटेशन है वो एक्सप्लेन करने के लिए हम किसके पास गए? नील बोर्स के पास। नील बोर्स ने प्रॉपर एक्सप्रेशंस के साथ इसको एक्सप्लेन करा कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ एटम के अंदर स्टेबल हो सकता है, उसकी एनर्जी कैसे आएगी। लेकिन मैंने कुछ एजम्पशंस यूज किए हैं जो आपको समझने चाहिए। उस एजम्पशंस में सबसे पहला एजम्पशन क्या था, मजा सबसे पहला डेवलपमेंट क्या था? ड्यूअल नेचर। तो उसके लिए ड्यूअल नेचर को समझना पड़ेगा कि भाई वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन के पास कैसे हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा। तो नील बोर्स के मॉडल के जाने से पहले हमें थोड़ा सा पहले वेव नेचर समझना चाहिए। अब वेव नेचर क्या है और इलेक्ट्रॉन के पास कैसे वेव नेचर आए? तो इसके पहले एक मैक्सवेल साहब ने इंडिपेंडेंटली स्टडी किया था। किसके बारे में? वेव नेचर के बारे में। कैसे? उन्होंने एक्सप्लेन करा था, जो मैं लाइन बोल रहा हूं ध्यान सुनना, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मैक्सवेल ने क्या बोला था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो दो टाइप की फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ही नेवर मेंशन्ड एन इलेक्ट्रॉन। उनका पूरा थ्योरी किसके लिए था? चार्ज पार्टिकल के लिए, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो दो टाइप की फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो वेव के फॉर्म में होगा। इस वेव का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो जेड एक्सिस में प्रोपोगेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है कि वैक्यूम के अंदर चल रहा है कि वाटर के अंदर चल रहा है, वो लाइट के स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं। मतलब ईएम वेव की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन भी कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन भी कैसा होता है? चार्ज होता है। तो चार्ज पार्टिकल अगर मैक्सवेल की थ्योरी उसके ऊपर अप्लीकेबल था तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी अप्लीकेबल है। तो यहां बोला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही कुछ रिजेंबल होगा, इलेक्ट्रॉन के पास भी ये नेचर होगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन भी ट्रेवल होगा तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा? ईएम वेव के फॉर्म में, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन फिर पार्टिकल नेचर की एंट्री हो गई। कैसे? तो जब यहां पे पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है,
एनर्जी ईएम वेव के फॉर्म में रिलीज होगा। ध्यान सुनते रहना, क्योंकि ये सिर्फ सीरीज ऑफ इवेंट है, इसमें से जो कंक्लूजन हमें चाहिए होगा वो कंक्लूजन मैं खुद लिख दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रदरफोर्ड के बाद हम गए थे नील बोर्स के पास, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे डेवलपमेंट निकल के आया जो हमें समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के पास भी ड्यूअल नेचर कैसे हो सकता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। क्या ड्यूअल नेचर को एक साथ बोर थ्योरी में जगह मिला था कि नहीं मिला था? उसको जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा वेव नेचर का मतलब क्या है और कैसे इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर हो सकता है, और अगर वेव नेचर है तो पार्टिकल नेचर क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ वेव नेचर क्यों वहां पे सफिशिएंट नहीं है। तो वेव नेचर को हमने मैक्सवेल थ्योरी से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। अब जब वेव थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा था इलेक्ट्रॉन पे, साइमल्टेनियसली कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये कुछ ऐसे फिनोमेना है जो इलेक्ट्रॉन शो करता है। कौन शो करता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब यहां पर टेंशन हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है तो ये थियोरी कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये थियोरी तो वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं हो सकता। तो वहां पे फिर प्लैंक साहब ने, किसने? प्लैंक साहब ने पार्टिकल नेचर को डिस्कवर किया, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स जानते हैं। क्या जानते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। देखो, वेव थियोरी में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी रिलीज करेगा तो किस फॉर्म में करेगा? ईएम वेव के फॉर्म में। तो जितनी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब किस पे एप्लीकेबल होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, पार्टिकल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। और वो कौन कौन सा फिनोमेना थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये सब कुछ वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। कौन सी थ्योरी ने किया? पार्टिकल थ्योरी ने। तो पार्टिकल थ्योरी किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने। इस थ्योरी में क्या बोला गया है? इस थ्योरी में बोला गया कि अगर कोई भी हीटेड बॉडी से कोई भी रेडिएशन अगर निकलता है, कोई भी रेडिएशन निकलता है, वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता है। अभी हम यहां क्या बात कर रहे थे? कंटिन्यूअस मैनर में होता है। यहां क्या बात कर रहे हैं? कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता है। ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्वांटा। क्या नाम देते हैं? क्वांटा, या इसको क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। तो प्लैंक की थ्योरी में बोला गया अगर यहाँ पे कोई भी रेडिएशन बाहर निकलता है वो लाइट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड टाइनी एनर्जी पार्टिकल्स या पैकेट, जिसको हम क्या नाम देते हैं? फोटॉन्स या क्वांटा। अब हर एक क्वांटा या हर एक फोटॉन की जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ये जो भी लाइट निकल रहा है इसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फिर प्लैंक साहब ने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो यहाँ एक कांस्टेंट दिया, जिसको क्या नाम देते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला है। ध्यान रहे बेटा, ये एनर्जी का फॉर्मूला कितने फोटोन के लिए है? 1 फोटोन के लिए। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना आ गया? H इंटू म्यू। H क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, पर सेकेंड नहीं, जूल इंटू सेकेंड। और हम सबको पता है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी है तो लाइट का कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी हो सकता है। तो क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अपने को रिलेशन पता है? बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। तो यहां पे अगर रख दोगे तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना आ गया? hc बाय लैम्डा। कितना आ गया? hc बाय लैम्डा। जहां h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने समझाया। c क्या है बेटा? कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, जो कि यूजुअली आपको नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में ही दिया होता है, लेकिन हमें किस में रखना है? मीटर में। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें किस में रखना है? मीटर में। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट गलती आपको बताता हूं जो आप कर सकते हो, जो नहीं करना है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं कि अगर इस फोटोन की एनर्जी या अगर इस फोटोन का कुछ भी एनर्जी या व्हाटएवर जो भी कैलकुलेट करना है, एनर्जी चलो मान लेते हैं, एनर्जी निकालिए, अगर फ्रीक्वेंसी इतना है, बट द प्रॉब्लम इज कि उस एनर्जी का यूनिट दिया है जूल पर मोल में। किसमें? जूल पर मोल में। मान लो मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी अगर 3 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज है, तो बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा इन किलो जूल पर मोल। आप फटाक से क्या करोगे? E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू कर दोगे। H आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34, और म्यू पता है कितना? 3 इंटू 10⁻12। तो ये 19.96 इंटू 10 कितना आ जाएगा? -22।
-34 + 12। लेकिन ये एनर्जी जो आएगा किस में आएगा? जूल्स में आएगा। किस में आएगा? जूल्स में। यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, तुम यही छोड़ के आ जाओगे, वो प्रॉब्लम है। तो जो हम एनर्जी निकालेंगे H इंटू म्यू से Sc/λ से, किस में आने वाला है? जूल में। और हमें किस में चाहिए? किलो जूल पर मोल में। तो तुम्हें एक चीज बता दूं, जैसे ही जूल से आप जूल पर मोल में जाते हो तो पहले इंटू अवागैड्रो नंबर करना होता है, तो तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? जूल पर मोल में। और किलो जूल जाओगे तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 1000 किलो जूल पर मोल में। मतलब जूल में अगर हम Na/1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जूल में अगर हम Na/1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना यूनिट किस में आ जाता है बेटा? किलो जूल पर मोल में। तो जो भी आप म्यू रख के एनर्जी निकालोगे वो भी जूल में आएगा, लैम्डा रख के निकालोगे भी किस में आएगा? जूल में। लेकिन आप देखोगे कि मोर ऑफन अपने को जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो किलो जूल पर मोल में दिए होते हैं, तो ये अपने को काम आ सकता है। तो यहां पे हमने समझ लिया वेव थियोरी क्या होता है और पार्टिकल थियोरी क्या होता है। वेव थियोरी को किसने दिया था? मैक्सवेल ने। और पार्टिकल थियोरी को किसने दिया था? प्लैंक्स ने दिया था। किसने? प्लैंक ने। और प्लैंक के हिसाब से जो एनर्जी रेडिएट होता है किसी भी हीटेड बॉडी से, किस फॉर्म में होता है? लाइट के फॉर्म में या वेव के फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। और लाइट किससे मिलकर बना होता है? स्मॉल एनर्जी पैकेट से। सो क्या बोलते हैं? क्वांटा या फिर फोटोन। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना आ गया बेटा? h म्यू या इक्वल टू Hc/λ। क्लियर? तो अगर अपने पास ऐसे ऐसे n फोटॉन्स है तो कितनी एनर्जी हो जाएगी? तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितना हो जाएगा? बोलिए। n इंटू Hc/λ। और इसी एनर्जी को, इसी इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या नाम देते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। यहां से क्वांटाइजेशन शब्द का मतलब समझ में आएगा। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो एनर्जी होगा वो एक रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स में इंक्रीज होगा। जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे, 1 फोटोन के लिए क्या होगा? Hc/λ। 2 फोटोन के लिए 2Hc/λ, 3Hc/λ। इस रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीमेंट जो हो रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो तुमसे कोई पूछे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी किसने प्रूव किया था, तो क्या बोलोगे? पार्टिकल नेचर के वेव नेचर ने? पार्टिकल नेचर ने, पार्टिकल थियरी ने। क्लियर? अब इस नंबर ऑफ फोटोन, यहां पे n क्या है बेटा? नंबर ऑफ फोटोन। इससे जुड़ा हुआ भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपसे देखने को मिल सकता है। बेसिकली आज जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं या जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवीजन क्लास में पढ़ेंगे उसमें थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूं। मैक्सिमम अपना ध्यान रहेगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट से अपना अप्रोच क्या है, अपने को क्या गलती नहीं करना है, अपने से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ताकि हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट रहें कि ये होता है। तो देखो, थॉमसन मॉडल में सिर्फ स्टेटमेंट है, रदरफोर्ड मॉडल में सिर्फ स्टेटमेंट है, एक इक्वेशन है। बोर मॉडल में जैसे ही मैंने शुरू किया तो मेरे पास दो थियरी आ गया, वेव थियरी और पार्टिकल थियरी। वेव थियरी मैंने आपको समझाया कि ईएम वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा अगर हम मैक्सवेल की बात माने तो। लेकिन उस थियरी से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं हो पाए तो हम किस पे आ गए? पार्टिकल थियरी पे। पार्टिकल थियरी के हिसाब से जो एनर्जी रिलीज होगा किस फॉर्म में होगा? लाइट के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में। एक फोटॉन की एनर्जी कितनी आ गई अपने पास? h इंटू म्यू या Hc/λ। फिर यहां पे मैंने एक सिंपल सा प्रॉब्लम बताया कि क्या आपसे प्रॉब्लम हो सकता है कि अपने को आंसर जूल में होगा लेकिन हमें पूछा होगा किलो जूल पर मोल में, तो Na/1000 कर दोगे तो मिल जाएगा। अब मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं कि अगर 1 फोटोन की एनर्जी Hc/λ है तो n फोटोन की एनर्जी Nsc/λ होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब यहां से अगर मैं आगे बात करूं तो इस पे एक प्रॉब्लम आता है, इस n जो आपके सामने नंबर ऑफ फोटॉन्स है ये कैलकुलेट करिए। क्या प्रॉब्लम आता है? सीखा था हमने कि अपने पास एक क्वेश्चन आता है, एक बल्ब है। क्या है? एक बल्ब है जिसका पावर दे रखा है P। पावर क्या दे रखा है? P। और ये समथिंग T सेकेंड्स के लिए जलाया गया, जिसका पावर P वॉट है। ये T सेकेंड्स के लिए एलिमिनेट किया गया और इससे लाइट वेव निकला जिसका वेवलेंथ अपने को गिवन है। एक बल्ब को T सेकेंड्स के लिए जलाया गया जिसका पावर P वॉट है, उससे एक लाइट निकला जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। तो हमें बताना है इस पूरे लाइट में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एसोसिएटेड है। तो तुम देखो, एनर्जी इक्वल टू क्या है बेटा? n फोटॉन्स मान लेते हैं निकलेंगे, तो n फोटॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? Nsc/λ। तो यहां नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? E/hc/λ, या सिंपल सिंपल E लैम्डा इंटू hc, E इंटू लैम्डा अपॉन hc। ये नंबर ऑफ फोटॉन निकालने का तरीका है। अपने को लैम्डा पता है, अपने को h पता है और अपने को c पता है।
लेकिन डायरेक्टली एनर्जी नहीं दिया है, क्या दिया है, पावर दिया है। तो हमें पता ही है अगर एनर्जी निकालना और पावर दिया है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो जस्ट यहाँ पावर इंटू टाइम इंटू लेमडा अपॉन एससी कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज हुए। क्लियर। अब इसके ऊपर छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं। पहला प्रॉब्लम नंबर 1, अगर अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या एनर्जी निकाल लोगे, क्या एनर्जी निकाल लोगे, बिल्कुल। क्या होगा फॉर्मूला, E इक्वल टू एच इंटू म्यू। दूसरा, अगर अपने को लेमडा दिया है तो क्या एनर्जी निकाल लोगे, बिल्कुल। क्या होगा फॉर्मूला, E इक्वल टू एस सी बाय लेमडा। यहां कौन से स्पेशल पॉइंट्स का ख्याल रखना है बेटा, लेमडा शुड बी इन मीटर्स। तो क्या आप नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जानते हो, 10⁻⁹, एमस्ट्रॉम को मीटर में 10⁻⁻10, पिकोमीटर को मीटर में 10⁻12, उससे निकल जाएगा। दूसरा स्पेशल पॉइंट जूल से किलो जूल पर मोल में हमें करना आना है, तो आशा है, बिल्कुल आता है ना। तीसरा, अपने को मान लो दो फोटॉन्स दिए हैं, दो फोटॉन्स दिए हैं 1 और 2। इसका वेवलेंथ मान लो दे रखा है 300 एमस्ट्रॉम, इसका दे रखा है 600 नैनोमीटर। पूछा बताओ पहले फोटॉन और दूसरे फोटॉन के एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आसान है। पहले फोटॉन की एनर्जी कितना होगा बेटा, अगर लेमडा दिया है तो एस सी बाय लेमडा 1। दूसरे फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, एस सी बाय लेमडा 2। कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। ध्यान रखना है मीटर्स का। तो लेमडा 2 कितना दे रखा है, 600 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, और नीचे दे रखा है 300 एमस्ट्रॉम मतलब 310 का पावर -10। तो यहाँ 6/3 हो जाएगा 2, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10, मतलब 20:1 इसका रेशियो आ जाएगा, क्योंकि -10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10। ये हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन जो कि मोर कॉमन है, आपने फिजिक्स में भी करा होगा, कि एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ अपने को दे रखा है लेमडा। ये फोटोन दो हिस्सों में टूट गया, फोटोन 1 एंड फोटोन 2, ये 2 फोटॉन्स में स्प्लिट हो गया। अगर पहले फोटोन का वेवलेंथ लेमडा 1 है और दूसरे फोटोन का वेवलेंथ लेमडा 2 है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा। अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो मान लो बोला है कि इसका 200 एमस्ट्रॉम था, जब स्प्लिट हुआ तो इसका 600 एमस्ट्रॉम हो गया। बताओ ये कितना आएगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि फोटोन लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी फोटोन से आप कैलकुलेशन करते हो ऑलवेज राइट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। मतलब हम ये बोलेंगे कि जिस फोटोन का वेवलेंथ लेमडा है उसका एनर्जी कितना होगा, E। अगर ये दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसका एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब E1 प्लस E2। E का फॉर्मूला क्या होता है, Hc बाय लेमडा इक्वल टू Hc बाय लेमडा 1 प्लस Hc बाय लेमडा 2। ये Hc कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा बेटा 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। इससे जो भी आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को बहुत ऐसे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्रिएट करके दिया गया था कि यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल हैं, A, B, C, है ना। यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है लेमडा, यहाँ का वेवलेंथ दे रखा है लेमडा 1। तो बताओ ये लेमडा 2 कितना आएगा। तो यहाँ भी सिंपल कहानी है, कैसे करोगे। ये पूरा जो एनर्जी होगा AC का, एनर्जी ऑफ AC विल बी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी ऑफ AB प्लस एनर्जी ऑफ BC। एनर्जी आ गया तो क्या लेमडा में रिलेशन निकाल सकते हो, Hc बाय लेमडा, Hc बाय लेमडा, Hc बाय लेमडा। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से वेव नेचर और कौन सा नेचर समाप्त हुआ, पार्टिकल नेचर। और वापस किसके पास चलते हैं, बोर साहब के पास। चलो भाई एक्सप्लेन करो कि कैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किनारे घूमेगा और उसकी एनर्जी कहां से आएगी, एटम स्टेबल कैसे होगा, ये कैसे मालूम चलेगा। तो बोर साहब ने बोला बिल्कुल हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम जो एक्सप्लेनेशन करेंगे वो किसके लिए होगा, क्या लिखा है, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब इन्होंने बोला कि मेरा पूरा कैलकुलेशन तभी एप्लीकेबल है जब पूरे एटम में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है, हाइड्रोजन जैसा कोई सिस्टम है। तो यहां पे अगर हाइड्रोजन जैसा कोई स्पीसी है तो कैसे करेंगे। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लेते हैं कि अपने पास एक न्यूक्लियस है Ze, जिसपे चार्ज कितना होता है न्यूक्लियस पे, Ze। भाई न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर Z, और सब पे चार्ज कितना होता है E। तो पूरे प्रोटॉन पे चार्ज कितना हुआ, Ze। और इससे कुछ r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जब ये मूव करेगा तो ये दो टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा
क्या एक्सपीरियंस करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? माइनस। तो जो पहला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। और ये अट्रैक्टिव फोर्स को हम कूलम्बिक फोर्स समझ सकते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -K(Z²/R²। तो यहां पे बोला गया जो पहला फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा वो होगा कोलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स, दैट विल बी -K(Z²/R²। एंड टू बैलेंस दिस, जो इलेक्ट्रॉन है वो साइमल्टेनियसली बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ सकते हो। फिजिक्स के टर्म में ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि एक ही सिस्टम पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगा सकते जब तक कि आपको मैकेनिकल फोर्स के बारे में जानकारी ना हो। ये सिर्फ हमारा पढ़ना इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये सारे के सारे अजम्पशंस थे। क्या थे? अजम्पशंस। ये जो हम सीख रहे हैं उसमें कुछ कुछ अजम्पशंस लिए गए। रदरफोर्ड मॉडल जब एक फेल हुआ तो हम गए नील बोर साहब के पास। बोर साहब ने बताया कि हाइड्रोजन एटम के लिए हम ये पूरा का पूरा स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ अजम्पशन मालूम होना चाहिए। क्या? कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो दो टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पहला है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा है बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स। ये रिपल्सिव फोर्स हो गया mv²/r। ये दो फोर्स होते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि एट बैलेंस्ड कंडीशन पे ये जो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है Fe, दैट मस्ट बी इक्वल टू Fc। मैं एग्जांपल देके भी समझाता हूं कि अगर दो लोग ऐसे हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं तो अपना हाथ किसकी तरफ होता है? सेंटर की तरफ। अपना सर कहां होता है? सेंटर से बाहर। तो उस बैलेंस कंडीशन पे दो लोग आराम से घूम सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हाथ किसी एक ने ज्यादा खींच लिया, एक व्यक्ति मान लो मोटू हो गया, दूसरी व्यक्ति पतलू हो गया, तो समस्या हो जाएगा। वो कंडीशन को बैलेंस नहीं बोलेंगे। Fe मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? Fc। और इस कंडीशन पे क्या कोई एनर्जी का लॉस होगा? बिल्कुल नहीं। सेम एनर्जी के साथ वो घूमते रहेंगे, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एनर्जी का किसने यहां पे अजम्पशन दिया था? बोर मॉडल ने। और इस कांस्टेंट एनर्जी की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम ऑर्बिट में, सेम पाथ में, बोले तो स्टेशनरी पाथ में घूमता रहेगा। किस पाथ में? स्टेशनरी पाथ में घूमता रहेगा। ना ये अंदर आएगा ना ये बाहर जाएगा। तो स्टेशनरी पाथ, एक स्टेशनरी ऑर्बिट, इसका सबसे पहले उपयोग, सबसे पहले यूज किसने किया था? बोर मॉडल ने। तो बोर मॉडल के हिसाब से दो फोर्स लगेंगे, एक अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा रिपल्सिव फोर्स। बैलेंस कंडीशन पे दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल। इसलिए एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट। सेम ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। एंड द थर्ड assumption, the most important assumption of this model was angular momentum. assumption of angular momentum. इन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि लीनियर तो नहीं घूम रहा है, कैसा घूम रहा है? एंगुलर। दो टाइप के मोमेंटम होते हैं, आप जानते हो, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, दैट विल बी इक्वल टू nh/2π। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन भी है और यही रीजन भी है बोर मॉडल के फेल होने का। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ ही नहीं दिया उन्होंने कि nh/2π ही क्यों होगा। क्या मैं इस इक्वेशन को, ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं, क्या मैं इस इक्वेशन को क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोल सकता हूं? यस। अगर यहां पे n की बात करो तो n क्या है बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h/2π। अगर सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा तो 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा तो 3h/2π। तो यहां भी इंटीग्रल मल्टीपल्स में बढ़ेगा, तो इसको हम नाम देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो आपके सामने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे अजम्पशन थे किसके? बोर मॉडल्स के। और इस बोर मॉडल के ऊपर, इस चारों अजम्पशन के ऊपर बोर साहब ने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। जानते हो सारी चीजों में क्या? कितने रेडियस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितने वेलोसिटी से, कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितना है, अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे तो कौन सा ऑर्बिट में जंप करेगा, या अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट से अंदर वाला ऑर्बिट में जंप करे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, क्या उसका वेवलेंथ होगा, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, सब निकाल दिया। लेकिन सब किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, जिसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो पूरा का पूरा अजम्पशन तो हमने सीख लिया
लेकिन आगे पूरा का पूरा डेरिवेशन हमें नहीं सीखना है, हमें सीधे बॉटम लाइन समझना है कि इन्होंने रेडियस क्या प्रूव करा था, इन्होंने वेलोसिटी क्या प्रूव करा था, इन्होंने एनर्जी क्या प्रूव करा था। क्लियर? तो यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं कैलकुलेशंस के बारे में। सबसे पहले कैलकुलेशन जो किया वो था रेडियस। क्या था? रेडियस। कैसे प्रूफ किया था रेडियस को? तो वहां पे बोला गया कि दोनों फोर्सेस अगर इक्वल होंगे तो एफ इक्वल टू क्या होगा? एफ सी। जब दोनों को आप इक्वेट करोगे, एफ ई है के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और एफ सी है एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहां से एक वी स्क्वायर का इक्वेशन मिलेगा। दूसरी तरफ अपने पास इक्वेशन है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। यहां से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो एन एच अपॉन टू पाई एम आर आ जाएगा और यहां से भी वी स्क्वायर आ जाएगा। जब दोनों वी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेट किया गया तो अपने पास रेडियस का फॉर्मूला मिला एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये रेडियस का पहला फॉर्मूला आया था। आप देखोगे कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ रेडियस का आपको याद रखना है। क्या? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, जहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो हमें नहीं पता है किस में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है नहीं पता है। बाकी एच 4 पाई एम के यहाँ पे क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें सबको पता है 9 × 10⁻⁹ होता है। सब कुछ पता है, सिर्फ क्या नहीं पता है? हमें नहीं पता है एन स्क्वायर ऊपर से, और हमें नहीं पता है जेड। अगर हाइड्रोजन है तब तो एटॉमिक नंबर पता है, लेकिन हाइड्रोजन लाइक कोई स्पीसी है तो हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता है। बाकी सारी वैल्यूज को क्या नाम दे दिया गया? ए नॉट। इस ए नॉट को हम क्या नाम देते हैं बेटा? बो रेडियस। बोलो क्या बोलते हैं? बो रेडियस। आगे मैं यूज करूंगा इसका अच्छे खासे लेवल पे, क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो क्वेश्चंस भी अच्छा मिलेगा। तो R इज इक्वल टू आ गया ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इस ए नॉट को हम नाम देते हैं बो रेडियस, जिसको सॉल्व करने पे कितना आता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। और इस प्रकार से अपने को रेडियस का फॉर्मूला मिल गया। बोलो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये आ गया रेडियस। तो यहां से रेडियस का फॉर्मूला मिल गया। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। यहां से देख सकते हो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। सेकंड इन्होंने क्या प्रूव किया? सेकंड इन्होंने प्रूव किया स्पीड, वेलोसिटी, कौन सा स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यहाँ पे प्रूव हुआ v इज इक्वल टू वी नॉट, जिसकी वैल्यू थी 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो z बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से वेलोसिटी प्रूव हो गया। और ध्यान रहे, ऑल दीज फॉर्मूलाज आर अप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। तीसरा उन्होंने क्या प्रूव किया? तीसरा उन्होंने प्रूव किया एनर्जी। थर्ड प्रूव हुआ एनर्जी का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स से कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी। रिवॉल्व कर रहा है तो साथ में और कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ध्यान देना, क्योंकि अभी हम डील करेंगे फॉर्मूलों के साथ। यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी प्रूव हुआ, कितना हुआ प्रूव? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती? तो बोलना माइनस के जेड स्क्वायर, सॉरी के जेड स्क्वायर प्लस में के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। और दोनों को जोड़ दोगे तो ये किस में आ जाएगा? बोलो माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। तुमसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है तो के जेड स्क्वायर बाई 2r प्लस में, और ये कितना होता है टोटल एनर्जी? माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r। तो यहां से तुम देखो ध्यान से, अगर तो पहला रिलेशन तो यही निकल गया कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज दिस? प्लस में काइनेटिक एनर्जी, और इसमें क्या लगा दोगे? माइनस, तो क्या बन जाएगा? टोटल एनर्जी। तो आप देखोगे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होता है, तो क्या बोलोगे? -1। दिख रहा है? सेकंड आपसे जो इंपॉर्टेंट रिलेशन पूछा जा सकता है कि बताइए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर है। तो अगर ध्यान दो तो ये जो के जेड स्क्वायर बाई आर है, के जेड स्क्वायर बाई आर, वो क्या है? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो के जेड स्क्वायर बाई आर है वो क्या है? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अपॉन 2 कर दोगे, बोलो हाँ या ना। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी अपने सामने लिखा है वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 है। बोले तो
काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो निकालो कितना आएगा, -1/2। अब यहां जो इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूं वो समझो। आपसे कोई क्वेश्चन बोले कि अगर अपने पास हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है, न्यूक्लियस से दूर जाने पर काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ता है और टोटल एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देख ही सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इज इट क्लियर और नॉट? कि जैसे जैसे मैं रेडियस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तुम सोच रहे हो कि सर इनवर्सली नहीं है, आगे क्या लगा है, माइनस। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा रेडियस बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन किस में कम होगी, माइनस में, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये दो स्टेटमेंट आपके फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है कि जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ता है और पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट होता है। तो बोलना है काइनेटिक एनर्जी दूर जाने पे डिक्रीज होता है क्योंकि प्लस में है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए न्यूक्लियस के पास रखा हुआ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो हमने पहला कैलकुलेशन किया रेडियस के बारे में, जो कि न्यूमेरिकली कितना आया, 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। दूसरा हमने किया स्पीड के बारे में, जो न्यूमेरिकली इतना आया। तीसरा हमने करा टोटल एनर्जी, जिसमें हमने तीनों एनर्जी का इक्वेशन लिख दिया। लेकिन न्यूमेरिकली अभी तक हमारे सामने कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, जस्ट लाइक रेडिएशन वेलोसिटी। तो वो न्यूमेरिकली मैं कर देता हूं कि कैसे आएगा। तो देखो, अगर मैं न्यूमेरिकली टोटल एनर्जी निकालूं, टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन निकालूं, तो अपने पास टोटल एनर्जी है कितना, अपने पास टोटल एनर्जी जो है ई नेट टोटल कितना है, -12 kZe²/r। क्या हमें रेडियस पहले से मालूम है, n²h²/4π²m²z²। तुम चाहो तो ये वैल्यू यहां डाल के एक और एक्सप्रेशन बना सकते हो, जो क्वेश्चन आया भी हुआ है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। इसलिए मैंने बोला तुम्हें सिर्फ ये रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, इससे सब निकाल सकते हो, वेलोसिटी वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग। अगर सिर्फ रेडियस आ गया तो वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, mvr इक्वल टू NH/2π। यहां से वेलोसिटी कितना होगा, NH/2πmr। ये r पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हर चीज नहीं रटनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया बेटा अपने पास, -12 kZe²/r, और यहां पे r की वैल्यू पुट कर दो, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो जब सारे को सॉल्व करते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना आता है, -2.18 × 10⁻⁸ Z²/n² जूल पर एटम, जूल पर एटम, ये आ जाता है टोटल एनर्जी। और इसी को अगर 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा एनर्जी इन ईवी, कितना हो जाता है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम दो फॉर्म्स में निकाल सकते हैं, जूल्स में निकाल सकते हैं और ईवी में निकाल सकते हैं। तो पहला कैलकुलेशन दिमाग में फिक्स करें, रेडियस का फॉर्मूला ये। दूसरा कैलकुलेशन फिक्स करें, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये। एनर्जी में ये आपके लिए दोनों ही सब्जेक्ट में यूजफुल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। और फिर ये समझा दिया कि एनर्जी कितना आता है, टोटल एनर्जी न्यूमेरिकली सॉल्व करते हो। बोलो मेरे साथ क्या आएगा, जूल में -2.18 × 10⁻⁸ Z²/n² जूल, या एवी में -13.6 Z²/n²। एन की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे आपको अलग अलग एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मिल जाएगा। मैंने बोला ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालो तो एन की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा, 1। अगर बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो एन की वैल्यू 2। ध्यान रहे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड ऑर्बिट सेम ही बात है। व्हाट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4। तो ऑर्बिट बोलेगा तो वही नंबर पुट करना है, और एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो +1 कर देना है। तो ये आ जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला। अब एनर्जी के फॉर्मूले के बाद हम जो चौथा कैलकुलेशन कर सकते हैं वो होता है एनर्जी गैप का। किसका, एनर्जी गैप। ये क्या है, तो हम सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहेगा। मान लेता हूं ऑर्बिट नंबर n1 है। अगर मैं इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन n1 में से कुछ एनर्जी निकाल लूं, कुछ एनर्जी क्या करूं, निकाल दूं, या चलो इसको दूसरे टर्म में समझते हैं कि मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो समथिंग n1 ऑर्बिट में घूम रहा है और ये n2 ऑर्बिट में जाना चाहता है, या n2 ऑर्बिट में घूम रहा है n1 ऑर्बिट में आना चाहता है। जो n2 है वो हाई एनर्जी का है और जो n1 है वो लो एनर्जी का है। तो अब भी सी बात है, अगर आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी भेजना चाहते हो तो एनर्जी देना पड़ेगा।
और अगर हाई एनर्जी से लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहां पे जो एनर्जी होगा N1 में एनर्जी होगा कितना होगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, और यहां पे जो एनर्जी होगा कितना होगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दो तो जो डेल्टा E आएगा E2 माइनस E1 वो आ जाएगा प्लस में 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, किसमें, EV में। और अगर जूल में करना है तो सिर्फ यहां क्या हो जाएगा, प्लस में जूल में आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तुम्हें यही फॉर्मूला पुट करना है। ये ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा, ऑटोमेटिकली प्लस में आएगा, डिपेंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है, डिपेंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली माइनस और ऑटोमेटिकली प्लस में आएगा। तुम्हें कोई वैल्यू पुट नहीं करना है पहले से ही। तो इस तरीके से आप एनर्जी गैप निकाल सकते हो। तो हमें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अब जिस भी फॉर्म में हो, वेव के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो, और अगर एनर्जी रिलीज हुआ लाइट के फॉर्म में या वेव के फॉर्म में, तो इस वेव का कुछ ना कुछ क्या होगा, वेवलेंथ होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, या इससे कुछ ना कुछ क्या होगा, वेव नंबर होगा। क्या होगा, वेव नंबर, वेव लेंथ, जो भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके पास होगा ही होगा। तो हम उसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो फिफ्थ अपना कैलकुलेशन है एनर्जी गैप के बाद वो है अबाउट वेव नंबर। वेव नंबर म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज दिस, वेव नंबर होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ वेव पास पर यूनिट लेंथ। वेव नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेव पास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, लैम्डा। लेंथ बेसिकली वेव के लिए लेंथ क्या है, लैम्डा। अगर आप वेव के लिए फ्रीक्वेंसी देखते हो, वेव के लिए एम्पलीट्यूड देखते हो, तो उसका एक पांचवा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो यहां से डेल्टा ई का फॉर्मूला अपने पास क्या है, ये वाला है। हम सबको पता है कि अगर लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एच सी बाय लेमडा। क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा। इसी 1 बाय लेमडा को मैं क्या लिख दूंगा, म्यू बार। तो क्या आ जाएगा बेटा, एच सी इंटू म्यू बार। मतलब अगर मुझे यहां से म्यू बार निकालना है तो डेल्टा ई को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एच सी से। अगर मुझे यहां से म्यू बार निकालना है तो डेल्टा ई किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एच सी से। क्या डेल्टा ई अपने को मालूम है कितना है जूल्स में, -2.18, या अगर डेल्टा ई देखोगे तो जूल्स में +2.18 10⁻⁻18 एंड दिस। एच हमें पता है, सी हमें पता है। जब ये डिवाइड करके हम म्यू बार निकालेंगे, बोले तो 1 बाय लेमडा निकालेंगे, तो ये आ जाता है 1.09677। अगर मीटर इनवर्स में निकालो तो, सेंटीमीटर में निकालोगे तो आता है 109,677 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज दिस, सेंटीमीटर इनवर्स। ये वेव नंबर का फॉर्मूला है। इसी को रिवर्स करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ। क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ। और ये जो 109,677 है बेटा, इसका नाम क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसको आर एच या आर इन्फिनिटी से आपने देखा होगा। तो इन शॉर्ट वेव नंबर का फॉर्मूला बोले तो 1 बाय वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया बोर मॉडल का प्रूफ कि बोर मॉडल ने कैसे कैसे प्रूफ किया था। टोटल अपने को 5 फॉर्मूलों के साथ डील करना है, और अगर हमने एक पेज पे पांचों के पांचों फॉर्मूले को लिख लिया तो हमें इन शॉर्ट बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। खाली आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, वैल्यू पुट कर देना है। मान लो बोला कि बताओ कितना एनर्जी होगा, कितना वेवलेंथ होगा अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो फिफ्थ ऑर्बिट मतलब N1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, 5, N2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। अगर फिफ्थ से 1 में कर रहा है और 2 में कर रहा है तो फिफ्थ से 2 करोगे, तो 1/5 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इस रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू बताया ही है। और एक्चुअली आप देखोगे तो आपके एग्जाम में कैलकुलेटिव चीजें नहीं आती है कि आप यहां पे बैठ के वैल्यू निकाल रहे। बहुत से बहुत कैलकुलेशन हार्ड से हार्ड आएगा तो एनर्जी का आता है। इन सब में क्या होता है, रेशियो डील करते हैं कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप किया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप किया और वेवलेंथ आया x एंगस्ट्रॉम, तो अगर हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन अगर
थर्ड से फर्स्ट में जंप करे तो बताओ उसका वेवलेंथ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो आपके पास दो सिस्टम है, दो ऑर्बिट है, हो सकता है सेम ही ट्रांजिशन के लिए क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है अलग अलग ट्रांजिशन के लिए क्वेश्चन पूछ दे। तो सिंपल इसके लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला बेटा, 1/λ, फॉर हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर। तो हाइड्रोजन का जेड कितना हो गया 1 स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड ये इसका लैम्डा दे रखा एक्स। अगर मैं हीलियम प्लस के लिए निकालूंगा तो 1/λ हमें निकालना है रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर, तो हीलियम का जेड हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ऑर्बिट दे रखा है 3 से 1, तो 1/9 माइनस 1/1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो, आर आर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा लैम्डा कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार से बोर मॉडल का कैलकुलेशन होता है खत्म। लेकिन बोर साहब भी फेल हो गए। फेल होने के बहुत रीजन है, कितने सारे जम्पशन ले लिए जिसका कोई बेसिस ही नहीं है। और ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन सिर्फ कब अप्लीकेबल है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन आया कि कैसे बोर मॉडल फेल हो गया। तो उसके लिए हमें सीखना है क्या, लिमिटेशंस। तो सिंपल मैं बताता हूं लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका क्या, बोर साहब बोले मेरे को नहीं मालूम, ये जो भी है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सेकेंड, जो MVR इक्वल टू NH/2 है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ ही नहीं था, कोई मैथमेटिकल यहाँ पे प्रूफ नहीं था, जस्टिफिकेशन नहीं था, कहां से आया। तीसरा, ड्यूअल नेचर का डेवलपमेंट यूज किया, लेकिन कहीं भी एक साथ ड्यूअल नेचर लिया ही नहीं है। कहीं वेव नेचर से प्रूफ हो रहा है, कहीं पार्टिकल नेचर से प्रूफ हो रहा है। यहाँ दोनों में प्रॉपर आप डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन के पास हम कभी भी ऐसा कोई assumption नहीं लिख रहे हैं कि यहाँ पर ड्यूअल नेचर इन्होंने बोला है, कहीं बोला ही नहीं है। चौथा, ज़ीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाया, स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाया। ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है कि जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दो एनर्जी लेवल्स में जंप करते हैं, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं क्या होते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, इसमें क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है, फर्दर स्प्लिटिंग हो जाता है। जब आप इसको रखते हो किस कौन से फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो दो टाइप की फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस देखा गया स्प्लिट हो जाता है, और उस स्प्लिटिंग का कुछ ना कुछ नाम है। ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है बोलो, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्या बोला मैंने, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो मैं जो आपसे कवर नहीं किया, जैसे मैं बताया कि आपसे ऑलरेडी फिजिक्स में डिस्कस हुआ है, लाइमन और बामर इफेक्ट, लाइमन और बामर लाइंस या पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, अभी लास्ट में डिस्कस कर भी देंगे, अपने पास रहेगा समय हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी इन दो भी इलेक्ट्रॉन के बीच में, एनर्जी के बीच में जो भी ट्रांजिशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। और वो स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे फर्दर स्प्लिट हो जाता है। और इस स्प्लिटिंग को किसने कंसिडर नहीं किया था, बोर साहब ने। तो बोला गया ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट। वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया, कौन नहीं कर पाया, बोर मॉडल। और लास्ट में रही गई कसर किसने निकाल दिया, हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग साहब ने एक इफेक्टिव अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकाल दिया कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा पार्टिकल अगर घूम रहा है, एक साथ पोजीशन, एक साथ मोमेंटम आप निकाल ही नहीं सकते, वो भी एक्यूरेट, देयर विल बी सम काइंड ऑफ एरर, जिसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। वहां कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा। बोर साहब का कॉन्फिडेंस देख रहे हो, रेडियस इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, यहां जाओ मिलेगा। इन्होंने बोला नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार क्या हो रहा है, घूम रहा है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगा ही आएगा, वो एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। वो उसमें या तो कुछ ज्यादा प्लस होगा या तो कुछ माइनस होगा। इस प्रकार से बोर साहब फेल हो गए। तो जब बोर साहब फेल हुए तो फिर सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू दिया वो दिया डी ब्रॉगली साहब ने। किसने, डी ब्रॉगली साहब ने। इन्होंने क्या ब्रेक थ्रू दिया, इन्होंने बेसिकली ड्यूअल नेचर प्रूव कर दिया।
ड्यूअल नेचर प्रूव कर दिया, किसका? इलेक्ट्रॉन का। अभी तक पूरा का पूरा देख सकते हो डिफरेंसेस थे, एक साथ कहीं भी नहीं ले जा रहा था। इन्होंने सबसे पहले ड्यूअल नेचर प्रूव किया था। कैसे? इन्होंने बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, बोले तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करो, अगर वो घूम रहा है तो उसके पास पार्टिकल नेचर भी होगा और उसके पास वेव नेचर भी होगा। पार्टिकल नेचर का मतलब सर्टेन वेलोसिटी होगा, रेडियस पे कुछ ना कुछ मास होगा, उस पर्टिकुलर रेडियस पे घूम रहा होगा, एंड साथ के साथ उसके पास कुछ वेव नेचर भी होगा, उसके पास यहाँ कुछ वेव नेचर भी होगा। और जब आप दोनों नेचर को कंसिडर करोगे, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को कंसिडर करोगे, तो यहां डेफिनेटली जो एनर्जी रिलीज होगा वो ईएम वेव के फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में होगा? मैटर वेव के फॉर्म में। किस फॉर्म में? मैटर वेव के फॉर्म में। तो यहां पूरी थियोरी ही चेंज कर दी बेसिक से। अभी तक हम बोल रहे थे कि चार्ज पार्टिकल का एनर्जी रिलीज होता है तो किस फॉर्म में होता है? ईएम वेव के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। इन्होंने किस फॉर्म में बोल दिया? मैटर वेव के फॉर्म में। और मैटर वेव आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव किस पे डिपेंड नहीं करते हैं? मीडियम पे। ये डिपेंड करते हैं वो कौन से स्पीड से ट्रेवल करते हैं? लाइट के स्पीड से। ये लाइट के स्पीड से कम में ट्रेवल करते हैं, इनका स्पीड ऑफ लाइट से जो स्पीड होता है वो कम होता है। तो मान लेते हैं कि मैटर वेव का जो स्पीड है वो v है, v मीटर पर सेकेंड। जिन्होंने बोला आप एनर्जी का फॉर्मूला जो लगाओगे वो सही है, बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन आप उसमें E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा की जगह क्या पुट कर सकते हो? एच वी बाई लेमडा। अगर पार्टिकल नेचर मान के करें तो एनर्जी कितना आता है? एच वी बाई लेमडा। एच सी बाई लेमडा क्या हो जाएगा? एच वी बाई लेमडा, क्योंकि ये ईएम वेव नहीं है, ये पार्टिकल नेचर नहीं। और जो एक वेव का एनर्जी होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन, उसमें क्या आएगा? E इक्वल टू एम वी स्क्वायर। सी रख ही नहीं सकता क्योंकि ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं करता, उससे कुछ कम होगा। अब दोनों ही एनर्जी किसका है भाई? मैटर वेव का है। तो फिर जो एच वी बाई लेमडा है वो किसके बराबर आ जाएगा? एम वी स्क्वायर से वी वी क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ लेमडा इधर जाएगा तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया? एच अपॉन एम वी, या एच अपॉन एम वी क्या बोलते हैं? पी। मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। यहाँ लेमडा को क्या बोला गया? यहाँ पे लेमडा को बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोला गया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम क्या है बेटा? मास ऑफ द पार्टिकल। किस में रखोगे? ये भी इंपॉर्टेंट मसला है, किसमें? केजी में। वी किस में रखोगे? तो मीटर पर सेकंड में। गलती से ग्राम में पुट करके मत आ जाना। तो पहला इक्वेशन जो हमें मिला, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, इसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब इसको किस तरीके से, और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो ध्यान दे देना है। यहां पे जो वेव नेचर है, पार्टिकल और वेव नेचर के साथ जो वेव नेचर है वो थ्योरेटिकली प्रूव किया था किसने? डी ब्रॉगली साहब ने। एक्सपेरिमेंटली डी ब्रॉगली साहब ने प्रूव नहीं करा था। उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। दो लोगों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये श्रेय किसको जाता है? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या बोला गया? अगर हम एक निकल के मेटल को लें और इस पे हाई वोल्टेज से एक इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक करें, वी वोल्टेज से एक इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक करें, तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होके एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉर्म करता है। इस स्पेसिफिक पैटर्न का नाम होता है डिफ्रैक्शन। क्या होता है? डिफ्रैक्शन। और ये डिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टी होता है वो किसका होता है? वेव का। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव। और यहां से क्या प्रूव हुआ? वेव नेचर। वेव नेचर में कैसे प्रूव किया उन्होंने? एक इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक किया गया। किस मेटल पे? निकल के सरफेस पे। E इंटू वी एनर्जी से, V पोटेंशियल है, V यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल, और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो जब इतने एनर्जी से स्ट्राइक किया गया तो यहां से जब रिफ्लेक्ट हुआ सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो इसने एक पैटर्न बनाया। इस पैटर्न का नाम है डिफ्रैक्शन। और ये डिफ्रैक्शन किसका होता है? कैरेक्टरिस्टिक वेव का। तो यहां से प्रूव क्या हुआ? वेव नेचर। और भी बहुत सारी बातें हैं कैसे प्रूव हुआ,
उसमें ब्रैग्स इक्वेशन, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उतना डिटेलिंग हमें करना है नहीं। जितना हमारे काम की चीज है उतना हम सीख रहे हैं, अगर लगेगा मुझे तो वो सिखाऊंगा ही। तो ये हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। किसने प्रूव किया? वेव नेचर, ये हो गया। कैसे प्रूव किया? ये हो गया। अब तुम देखते होगे कि यहां कभी कभी एच अपॉन एम वी की जगह, मास और वेलोसिटी की जगह क्या दिया होता है? वोल्टेज। कभी कभी क्या दिया होता है? काइनेटिक एनर्जी। वो यहीं से आता है। कैसे? तो यहां से आप देख सकते हो बेटा कि जो E इंटू वी से हमने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया इतने एनर्जी से, वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बच्चा बताइए? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से अगर मैं 2 इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 EV इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ एम एम मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा? 2 MEV इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब एम वी का होल स्क्वायर। तो यहां से एम वी कितना आ जाएगा बोलो? √2 MEV। अब हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बोलो? H अपॉन एम वी। और एम वी हमने कितना प्रूव कर दिया? 2 MEV। तो पहला फॉर्मूला जो यहाँ पे बना, बोले तो इसको पहला बोल देता हूं। दूसरा फॉर्मूला बना, वो क्या बना बोलिए? लैम्डा इक्वल टू H अपॉन √2 MEV। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला in terms of what is V here? V is potential difference through which this electron beam is accelerated। तो V यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, स्पीड नहीं है। और हमने अभी पढ़ा कि E इंटू वी को क्या बोल सकते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो तीसरा फॉर्मूला आ गया, बोलो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन √2 M काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रहे, अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मास मस्ट बी इन केजी। ईवी तो बेसिकली कब अप्लीकेबल है? जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और चार्ज पार्टिकल हो जिसका चार्ज Q हो, तो क्या ईवी लिख सकते हैं कि QV लिख सकते हैं? तो किसी और चार्ज पार्टिकल के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो लेमडा का फॉर्मूला आ जाएगा H अपॉन √2m/QV। आपने फिजिक्स में इसका डेरिवेशन किया होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो आता है 1.227 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम करके, फिर 0.11 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम करके। इस तरीके से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, मतलब एक न्यूमेरिकली फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अपने में सिर्फ रेशियो से काम चलता है, तो हमें ये चारों फॉर्मूला याद रखना है। तो बताओ, मास और वेलोसिटी दिया है, वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mv। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन √2m ke। चार्ज और पोटेंशियल दिया है तो √2m qv। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें मैंने बोला कि एक हाइड्रोजन है जो समथिंग 2 वोल्ट से एक्सेलरेट हो रहा है, और हीलियम है जो समथिंग 4 वोल्ट से, मतलब अल्फा पार्टिकल है वो 4 वोल्ट से एक्सेलरेट हो रहा है। बताओ दोनों के वेवलेंथ का रेशियो क्या है? तो हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे बेटा? लैम्डा इक्वल टू H अपॉन √2। मास कितना होता है? अगर मुझे एग्जैक्टली वैल्यू में निकालना होता तो क्या करना पड़ता? केजी में रखना पड़ता, लेकिन हमें तो रेशियो निकालना है तो 1 AMU रख दो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 1 AMU, और केजी में रखना होगा तो 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। नहीं करना है, रेशियो चाहिए। तो √2m Q कितना है? हाइड्रोजन पे चार्ज, अगर ये हाइड्रोजन है तो कितना है? प्रोटॉन है तो 1, और V कितना होगा बेटा? 2। दूसरे का लैम्डा कितना हो जाएगा? H अपॉन √2। मास कितना होता है हीलियम का? 4 AMU। Q कितना होता है? 2, और पोटेंशियल कितना दिया है? 4। दोनों को डिवाइड कर देना, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4:1 या 16:1, व्हाटएवर। क्लियर? तो इस तरीके से आप लैम्डा का रेशियो निकाल सकते हो। अब जो आज के डिस्कशन में मैं इन्वॉल्व करने जा रहा हूं वो है अपना फिफ्थ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड बोर रेडियस, इन थर्ड ऑर्बिट, इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस। बोर रेडियस क्या था? A0। A0 के टर्म में अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है और उसका बोर रेडियस A0 दे रखा है, तो बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा? बोले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और किसको कनेक्ट किया गया है? बोर मॉडल को। और इसको कनेक्ट करने का एक वेल वैलिड रीजन भी है।
कैसे? जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा वो इन्होंने ही प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था? अभी मैं सिर्फ एक ऐसे सिंपल इंसाइट देता हूं कि डी ब्रॉगली साहब ने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं और डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहे हैं, जो टोटल सरकमफेरेंस है उनके घूमने का, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म कर रहा था। क्या फॉर्म कर रहा था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और शायद आप जानते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में टोटल पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है? एन लेमडा के। तो टोटल पाथ कितना चलेगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन लेमडा। और लेमडा कितना होता है बच्चा? एच अपॉन एम वी। तो यहां से देखो एम वी आर इक्वल टू क्या आ गया? एन एच अपॉन 2 पाई। इन्होंने मैथमेटिकल, तो ये भी कई क्वेश्चन है कि मैथमेटिकल प्रूफ किसने दिया था? तो क्या बोलोगे? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली सबसे यंग साइंटिस्ट थे उस समय, फिजिसिस्ट थे जिसको नोबेल मिला था। वो भी पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कंफ्यूजन्स को दूर किया था जो बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा था। सोचो ना, बीच में न्यूट्रॉन था ही नहीं, सब कैलकुलेट करे बैठे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब इलेक्ट्रोस्टैटिक होता, न्यूट्रॉन था ही नहीं। बाद में पता लगा मास तो कम आ रहा है। तो इतना ज्यादा समस्या और कंफ्यूजन था उस समय, इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक चैप्टर नहीं, एक सीरीज ऑफ इवेंट की तरह बोला जाता है, जिसमें अपना सबसे आज मैं जो क्लास ले रहा हूं ना, वो केमिस्ट्री के पहले, जो केमिस्ट्री के एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके पहले क्या क्या हुआ उसकी गणना चल रही है। ये आया, ये फेल हो गया, ये आया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये कर रहे हैं। कल जो सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो सीखेंगे, वो केमिस्ट्री का क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो होगा, जिसमें प्योरली अपने को वही क्वांटम नंबर्स के साथ डील करना है। तो यहां पे जो सीख रहे हैं वो देखो, क्वेश्चन आया कि फाइंड आउट de Broglie wavelength in third orbit if Bohr radius is a naught, in a naught के टर्म्स में निकालो। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो यहां पर रिलेशन निकाला हूं de Broglie wavelength in terms of Bohr radius। Bohr radius ध्यान देना बेटा, लेमडा का फॉर्मूला है h अपॉन एम वी, है ना? दोनों को कनेक्ट करते हुए अपने पास एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मुझे लेमडा चाहिए तो मुझे इधर h चाहिए और इधर एम वी चाहिए। तो मैं यहाँ पे h अपॉन अगर एम वी भेज दूं, h अपॉन एम वी, तो ये 2 पाई यहाँ चला जाएगा, तो ये एम वी तो नीचे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया ऊपर? 2 पाई आर अपॉन क्या आ जाएगा? n। 2 पाई आर अपॉन क्या आ गया? n। और अभी हमने सीखा कि बोर रेडियस के टर्म में जो r होता है वो कितना होता है? बोलो, a नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन एन क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई a नॉट इंटू एन बाई जेड। ये एन एन कैंसिल हो गया, 2 पाई a नॉट इंटू एन बाई जेड। ये आ गया लेमडा का फॉर्मूला। और अगर हाइड्रोजन है तो सीधा सीधा बोलो, लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई a नॉट इंटू एन। थर्ड ऑर्बिट बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 6 पाई a नॉट। सेकेंड ऑर्बिट बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 4 पाई a नॉट। ये सबसे यूजफुल फॉर्मूला है, सबसे यूजफुल फॉर्मूला। समझ रहे हो ना? मान लो अगर क्वेश्चन आए, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, ध्यान सुनना, ए नॉट के टर्म में मैं तुम्हें क्वेश्चंस बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन आता है। फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकेंड ऑर्बिट इफ बोर रेडियस इज ए नॉट। और फिर तुम दुविधा में फंस जाओगे, ये क्या हो गया कि बोर रेडियस के टर्म में अपने को काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है? ए नॉट के टर्म में। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, वेवलेंथ निकालना हो, सबके लिए किसके पास जाओगे? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के पास। दिखा देता हूं कैसे। तो बेटा मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर यहां निकालने जाऊं, देखो हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस, बोले तो ए नॉट के टर्म्स में बताओ। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो तुम क्लास आज ले रहे हो ना, ये बहुत मिक्स्ड और कुछ ज्यादा ही यूजफुल क्लास होता जा रहा है, क्योंकि इसमें जो भी देखो देखो तुम्हारे जो नोटबुक में लिखा है वो ऑलरेडी मैंने बोला ही है कि ये नोटबुक में लिखा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि नोटबुक से लेकर के और एग्जाम के क्वेश्चन तक कनेक्ट करने में जो ब्रिज बनता है, उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अपने को नहीं आता अगर हमने ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं किया है, हमें कनेक्ट ही नहीं होता है कि बोर रेडियस में कैसे निकाल सकते हैं। यहां देखो ये सिंपल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो अपने को हमें पता है एम वी आर इक्वल टू क्या होता है बेटा? एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से v कितना आ गया बच्चा? बोलिए, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर आ गया।
और आर क्या लिख देता हूं, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ए नॉट ये एन 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 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा एच इंटू जेड, और अगर हाइड्रोजन है तो जेड 1 हो गया, तो एच अपॉन क्या आ गया बोलो 2 पाई एम ए नॉट इंटू एन। अब सेकेंड ऑर्बिट है तो बोलो क्या लिखेंगे, एच अपॉन एन की वैल्यू क्या हो गया 2, तो यहां रख दो, क्या बन गया 4 पाई एम ए नॉट, आ गया वी, तो बस काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, बोले तो एच स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, एम एम क्या हो गया कैंसिल, तो आ गया एच स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एम इंटू ए नॉट स्क्वायर। ये देख के घबरा जाओगे कि ये क्या है। अगर क्वेश्चन आएगा तो हम देख के घबरा जाते हैं कि इस टर्म्स में तो कभी कुछ किया ही नहीं है, और ये सब में जिसमें भी ए नॉट काइनेटिक एनर्जी, ए नॉट लैम्डा, ए नॉट रेडियस जो भी आ रहा है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई सबसे सुटेबल होता है। अब आखिरी जो आज अपना टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे हमने समझा कि हाइजेनबर्ग साहब ने बोर मॉडल को लिमिटेड कर दिया ये बोलते हुए कि आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि रेडियस कितना होगा, पोजीशन कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा। तो वो कैसे एक्सप्लेन किया था वो देख लो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो बेटा, सबसे पहले बात करूं स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर, वी कैनॉट कैलकुलेट द पोजीशन and momentum of any moving particle simultaneously and accurately। एक साथ किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का नहीं निकाल सकते, ट्रेन का, बस का इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके लिए अगर निकालना जाओगे अल्फा पार्टिकल के लिए, तो जो भी आप फॉर्मूले से निकाल रहे हो बोर फॉर्मूले से वो एक्यूरेट नहीं है। जो पोजीशन होगा, जो रेडियस होगा उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होगा डेल्टा एक्स, जो मोमेंटम होगा उसमें अनसर्टेनिटी होगा डेल्टा पी, जो वेलोसिटी होगा उसमें अनसर्टेनिटी होगा डेल्टा वी, एनर्जी होगा उसमें अनसर्टेनिटी होगा डेल्टा ई, टाइम होगा उसमें अनसर्टेनिटी होगा डेल्टा टी। ये सब के सब जो डेल्टा लिखा है वो एरर है, बोले तो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इधर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इधर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इधर अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, इधर अनसर्टेनिटी इन टाइम। और इन सबको रिलेट करते हुए हमारे पास क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी फॉर्मूला आता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अगर ये दिया है तो ये निकाल सकते हो, ये दिया है तो ये निकाल सकते हो। डेल्टा पी मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो लिख सकते हो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तीसरा एनर्जी में भी है, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सबका डेरिवेशन है लेकिन किसी का भी करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ये देखा कि अगर मैं 10⁻⁻6 किलोग्राम का कोई भी पार्टिकल लेता हूं, तो जब इन्होंने प्रूव किया कि उसका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी में जो अनसर्टेनिटी है वो तकरीबन 10⁻28 आता है। मतलब इतना हैवी अगर तुम पार्टिकल लेते हो तो उसका एरर बहुत कम है, 10⁻28 एरर आ रहा है। तो उन्होंने बोला इसीलिए ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कार बस ट्रेन के लिए नहीं है। लेकिन जैसे ने इलेक्ट्रॉन लिया 9.1 10⁻31 kg के लिए प्रूव किया, तब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी 10⁻⁻4 के ऑर्डर में आना स्टार्ट हो गया। उन्होंने बोला अब ये एरर हम इग्नोर नहीं कर सकते फॉर सच माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसलिए ये जो पूरा का पूरा थ्योरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ये हो गया उनका स्टेटमेंट, ये हो गया उनका फॉर्मूला। अब जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी कभी देखना एक चीज मेंशन होता है, ध्यान देना। मान लो मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन है या एक पार्टिकल है जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन में गोल्फ बॉल दिया है, उसका मास है सपोज मान लेते हैं 100 ग्राम, वो 45 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है with an accuracy of 2%, with an accuracy of 2%. What is the uncertainty in position of this golf ball? मैं तुम बस ये सिखा रहा हूं कि कैसे अपने को अनसर्टेनिटी लेना होता है। हमें डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, हमें वेलोसिटी दे रखा है,
तो हमें अगर अनसर्टेनिटी निकालना होगा तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कौन से एक्यूरेसी में घूम रहा है, उसका एरर कितना हो सकता है। तो उसकी एक्यूरेसी कितना है बेटा, 45 मीटर पर सेकेंड का 2%, मतलब कितना आ गया 0.9 मीटर पर सेकेंड आ गया 0.9, बस फॉर्मूला आ गया डेल्टा एक्स इंटू मास कितना है बच्चा 0.1, आर गेटिंग माई पॉइंट, इंटू डेल्टा वी कितना है बेटा 0.9 इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच की वैल्यू पता है, पाई पाई होता है 3.14, डेल्टा एक्स निकाल लोगे हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। मैंने उस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया है जो भी हमने रिसेंटली फिजिक्स में पढ़ा है, इफ यू गेट सम टाइम तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्योंकि हमने करंटली वो 12th में पढ़ा होता है इसलिए मैंने उसके ऊपर चर्चा नहीं किया। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।